हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएफ के एजुकेशन पे। तो हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की पार्ट 2 की वीडियो के साथ आ चुके हैं और अब हम हर सुबह 7:30 बजे रेगुलर न्यू वीडियोस लेके आएंगे टर्म 2 के लिए, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स की। ठीक है, तो आज हम पार्ट 2 में पार्ट 1 में हमने देखा था, पर हम उसको रिकैप कर लेते हैं, क्योंकि बिना रिकैप करे कुछ बच्चे न्यू होंगे। तो अगर हम एक बार रिकैप कर लेंगे तो जिन बच्चों ने देख रखा उनका रिवाइज हो जाएगा, और जिन बच्चों ने नहीं देख रखा वो उनका एक बार वो समझ लेंगे और जाके वो दूसरी वीडियो भी देख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोबारा रिकैप से। ये सब हम पार्ट 1 में अपना ख़त्म कर चुके हैं। आज हमें पढ़ना था कि डिविडेंड डिसीजन के बारे में पढ़ना था, ठीक है ना। उसके फैक्टर पढ़ने थे, कौन कौन से फैक्टर उसको अफेक्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। तो हमने पढ़ा था फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होती है। तो ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग करती है किसकी, हमारे फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के लिए। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है ये रेफ़र करता है मैनेजमेंट का फ्लो ऑफ फंड। किस चीज़ का मैनेजमेंट करता है ये, फ्लो ऑफ फंड का, जिसमें बहुत सारे डिसीजन इन्वॉल्व होते हैं। जिसमें सबसे पहला होता है प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, फंड कहाँ से लाया जाए, इन्वेस्टमेंट और फंड, ठीक है, इन्वेस्ट कहाँ किया जाए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग टू द ऑनर, कितना पैसा दिया बांटा जाए अपने शेयर होल्डर को एज अ डिविडेंड, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था इसमें रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो जो रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, एक फाइनेंशियल मैनेजर वो क्या क्या रोल निभाता है। तो वो होता है कि वो हमें अवेलेबल कराता है सफिशिएंट फंड एक रीजनेबल कॉस्ट पे, हमारी इफेक्टिव यूटिलाइजेशन भी करता है फंड का, कि फ़ंड का यूज़ कहाँ पे किया जाए। और उसके बाद वो सेफ्टी करता है हमारे फ़ंड की, जो हम प्रोक्योर कर लाए हैं कहीं और क्रिएटिव रिजर्व में और री इन्वेस्टिंग प्रॉफिट्स में, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। तो क्या क्या उद्देश्य होंगे, तो हमेशा याद रखना हमेशा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही होता है कि वो अपनी शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज़ करे। और शेयर होल्डर की वेल्थ कैसे मैक्सिमाइज़ होती है, शेयर प्राइस बढ़ाकर। मार्केट वैल्यू जो होती है शेयर प्राइस की अगर वो बढ़ेगी तो शेयर होल्डर को अपना प्रॉफिट होगा। इसे ही कहते हैं शेयर होल्ड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट, जो हर एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का प्राइमरी या प्रायोरिटी ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। फिर हमने पढ़े थे कुछ डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कहाँ पे इन्वेस्ट किया जाए, लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म को कहते थे कैपिटल बस्टिंग और शॉर्ट टर्म को कहते थे वर्किंग कैपिटल डिसीजन। उसके बाद हमने पढ़ा था यहाँ पे फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होता है, ये बताता है कि हम पैसे को प्रोक्योर कहाँ से करें, और ये दो चीज़ों पे डिपेंड होता है, कॉस्ट पे और रिस्क पे। तो इसमें हमारे पास दो चारे होते हैं, डेब्ट और इक्विटी, जहाँ से हम अपना फंड रेज करते हैं। उसके बाद आता है डिविडेंड डिसीजन, कि हर साल बचाए गए प्रॉफिट में से कितना हिस्सा एज अ डिविडेंड दिया जाए और कितना हिस्सा रिटेन किया जाए। तो हमने फिर उसके वो पढ़े थे। सबसे पहले हमने पढ़ा था फैक्टर अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। और इन्वेस्टमेंट डिसीजन का एक पार्ट है कैपिटल बजटिंग डिसीजन। दो पार्ट थे ना, वर्किंग कैपिटल और कैपिटल बजटिंग डिसीजन। तो हम इसमें कैपिटल बजटिंग डिसीजन पढ़ेंगे, जिसमें हम लॉन्ग टर्म के लिए असेट्स खरीदते हैं या ये असेट से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो इसके हमने 3 पार्ट पढ़े थे, कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट और इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। अब फिर उसके बाद हमने पढ़ा था फैक्टर अफेक्टिंग फाइनेंसिंग कॉस्ट। उसमें हमने ये सब पॉइंट पढ़े थे, इन सबको हम अपनी पार्ट 1 की वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो जिन्होंने नहीं देखा प्लीज़ आके पहले वहाँ से आप वीडियो को देखें, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। इसके साइड में हमने इसका कोड भी डाल रखा है, जिसको अगर याद हो जाए तो याद कर लेना। पर अगर आप सबके कोड याद करते रहेंगे तो फिर कहीं ना कहीं आप जाके एक पल को भूल जाएंगे। तो उससे बेहतर ये होगा कि आप हर एक पॉइंट को समझें और याद करके रखें, ठीक है। क्योंकि आपका एग्ज़ाम में हाईएस्ट मार्क इस बार 5 नंबर के आने वाले हैं, तो मिनिमम 5 पॉइंट से आपसे पूछे जाएंगे। तो आप किसी भी 5-6 पॉइंटों पे, मैं तो कहूँगा आप सारी पॉइंटों पे पकड़ बना लो, क्योंकि ये आपकी फ्यूचर के लिए बहुत हेल्प करने वाला है। तो सबसे पहले आ रहा है फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। तो अगर मैं डिविडेंड डिसीजन को वो एक बार एक्सप्लेन कर दूँगा दोबारा से, कि डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड प्रॉफिट का वो अमाउंट होता है जो हम अपने शेयर होल्डर को देते हैं। और ये कभी कब देते हैं, जब हमारी कंपनी को प्रॉफिट हुआ हो। नहीं होगा तो नहीं देंगे, होगा तो देंगे, ठीक है। इतना समझ के रखना। अब ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो कई बार डिविडेंड ज़्यादा देना पड़ता है कंपनी को, कई बार कंपनी डिविडेंड कम देती है, कई बार तो डिविडेंड देती ही नहीं है। तो अब वो फैक्टर को पढ़ने वाले हैं हम, ठीक है ना। फैक्टर कैसे कैसे अफेक्ट करेंगे, कौन सा फैक्टर कैसे अफेक्ट करेगा कि डिविडेंड बढ़ जाएगा, या कौन सा फैक्टर कैसे अफेक्ट करेगा कि डिविडेंड घट जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा अमाउंट ऑफ अर्निंग, ठीक है। मैं स्लाइड ऐसे रखता हूँ, आप ऐसे देख सकते हैं आराम से। जिनको नोट्स बनाओ नोट्स भी बना सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन, ठीक है। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो हमारे डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर आया है अमाउंट ऑफ अर्निंग। एक बात बताओ, अभी हमने क्या पढ़ा डिविडेंड के बारे में, कि डिविडेंड एक ऐसा अमाउंट होता है या एक ऐसा पार्ट होता है, किसका पार्ट होता है, प्रॉफिट का पार्ट होता है। और फिर यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक दे रखा है उन्होंने, अमाउंट ऑफ अर्निंग। अगर किसी की अर्निंग ज़्यादा है, कोई कमा ज़्यादा रहा होगा,
तो उसके ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट भी ज़्यादा होंगे, और प्रॉफिट ज़्यादा होंगे तो वो ज़्यादा डिविडेंड भी दे सकता है। समझ गए पहला पॉइंट क्या है, अमाउंट ऑफ अर्निंग। तो जैसे जैसे अर्निंग हाई होती रहेगी, इंक्रीज़ होती रहेगी, वैसे वैसे डिविडेंड भी हाई होता रहता है या इंक्रीज़ होता रहता है। सेकंड पढ़ते हैं स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, मतलब हमारी अर्निंग कितनी स्टेबल है। कई बार क्या होता है कोई कंपनी होती है तो हर साल मतलब वो कम ग्रो कर रही है, कर नहीं रही ग्रो। अगर उसने अचानक से कुछ ग्रो कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि उस साल वो भर भर के डिविडेंड बांटेगी, नहीं, उस साल के पैसे को बचा लेगी और फिर उसके बाद कहीं और अच्छी जगह लगाएगी जिससे कि कंपनी में और ग्रो हो सके। मतलब नए नए फीचर्स वाले मशीनरी ला के रख देगी, और जैसे एम्प्लॉय रख लेगी, एफिशिएंट एम्प्लॉय रख लेगी अपने पास। इसका मतलब ये नहीं है। डिविडेंड कब स्टेबल होंगे, जब हमारी अर्निंग स्टेबल होगी। अगर हर साल कंपनी 10 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा रही है तो वो दे देगी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड, पर अगर नहीं कमा रही है तो नहीं देगी। थर्ड पॉइंट आता है इसमें स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड आप क्या समझते हैं? स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड मतलब वही है, सेम पॉइंट से रिलेट है ये, बिल्कुल भी सेम तो नहीं कहूँगा मैं, पर पूरा पूरा 99.9% उसी पॉइंट से रिलेट है कि कंपनी हमेशा अपने डिविडेंड को स्टेबल रखती है। ये नहीं कि अचानक से प्रॉफिट आ गया तो बिल्कुल डिविडेंड हाई फाई कर दिया, नहीं, ऐसा कभी कंपनी नहीं करती, ठीक है ना, वो एक बेवकूफ़ी होती है। और कंपनी ये भी नहीं करती है कि मान लो कंपनी को आज घाटा हो गया इस साल तो उसने डिविडेंड कम ही कर दिया बिल्कुल से। ये दोनों ही पॉइंट इम्पैक्ट डालते हैं, क्योंकि अगर कंपनी है और एक बिजनेस कर रही है तो उसे प्रॉफिट और लॉस दोनों फेजेस देखने पड़ते हैं, इसलिए वो कहीं ना कहीं अपने डिविडेंड को क्या करके चल रही होती है, बैलेंस करके चल रही होती है, जिसे हम स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड भी कहते हैं। इन केस वही है कि अगर उसकी अर्निंग ज़्यादा होगी तो उस केस में वो डिविडेंड ज़्यादा बांट देती है उस साल। अगला आते हैं कैश फ्लो पोजीशन। एक कैश फ्लो पोजीशन ही बताता है कि हम डिविडेंड कितना डिक्लेयर करेंगे। माना इस साल की मैंने बैलेंस शीट, मैंने इस साइड का वो कैश फ्लो स्टेटमेंट उठाई, उसमें लग रहा है मेरे पास कैश आया है, कैश आया है, कैश आया है। तो अगर मेरी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी होगी तो मैं अच्छा डिक्लेयर करूँगा डिविडेंड को, ठीक है। फिफ्थ आता है इसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अभी मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके बाद मैं इसकी जो लाइन बाय लाइन हमने लिख रखे हैं ना, इसमें नोट्स बना रखे हैं, उस नोट्स के थ्रू आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा एक लाइन को, ठीक है ना। फिलहाल आप ऐसे ग्रैब कर लो, उसके बाद देखते हैं। अगला आता है ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। इसको थोड़ा ध्यान से समझना, इसमें बच्चे क्या होते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं। माना आप कोई अकाउंट्स का बच्चा है या कोई नॉन अकाउंटेंट बच्चा है, अब तो आप अकाउंट्स के हैं और आप अगर पढ़ लेंगे तो आपको नॉलेज आएगी। पर मान लो कोई नॉन अकाउंटेंट बनता है, वो किसी कंपनी की बैलेंस शीट लेता है कि हाँ भाई अब मैं भी शेयर में इन्वेस्ट करूँगा, और जब उसने बैलेंस शीट ली तो उसे दिखा यार ये कंपनी तो 2 साल से डिविडेंड बड़ा कम दे रही है। तो उसके डिविडेंड देने का एक कारण ये भी हो सकता है, वो कहीं ना कहीं ग्रोथ अपॉर्चुनिटी उसने अपना रखी है, मतलब कॉन्सेप्ट। अब वो कंपनी ग्रो करना चाहती है, अगर कंपनी ग्रो करना चाहेगी तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग अपनी बचानी पड़ेगी, रिटेन करके रखनी पड़ेगी, ठीक है। इसलिए वो कम डिविडेंड का पार्ट देती है, डिविडेंड देती है, कई बार नहीं भी देती है। और वो अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट बचाती है, उसे बिजनेस में इन्वेस्ट करती है कि वो ग्रोथ कर सके। जब बिजनेस ग्रो कर लेगा उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, वापस अर्निंग वाले कॉन्सेप्ट पे आ गए हम। अर्निंग बढ़ेगी, फिर प्रॉफिट बढ़ेगा, फिर डिविडेंड बढ़ेगा। तो ये होता है। तो ये मैं समझना, अगर किसी साल कंपनी ने कम डिविडेंड दिया है, क्या होता है उससे कुछ ग्रोथ प्रोस्पेक्टस हो, वो ग्रोथ करना चाह रही हो कंपनी, ठीक है। सिक्स में आते हैं, इसने क्या रखा, शेयर होल्डर प्रेफरेंस। अब देखो शेयर होल्डर प्रेफरेंस में क्या होता है, माना मेरी कंपनी है, मैं जा रहा हूँ डिक्लेयर करने 7% दूंगा इस बार मैं डिविडेंड, पर मेरे पास सारे शेयर होल्डर आया करें, सर प्लीज़ 10% कर दो, सर प्लीज़ 10% कर दो। ऐसे मतलब इतना इन्फॉर्मल होते नहीं है, पर अगर मतलब वो रिपोर्ट कर रहे हैं तो मेरे को कंज्यूमर की मेरे को अपने जो कंज्यूमर हो गया, जो हमारे शेयर होल्डर हैं, मुझे उनकी प्रेफरेंस को भी थोड़ी बहुत प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं इक्विटी शेयर होल्डर हमारे कंपनी के ऑनर ही होते हैं, ठीक है। तो मुझे उनके हक के बारे में भी सुनना है कि हाँ भाई उनके हक की भी बात रखी जाएगी, तो मैं कर दूंगा, चलो ठीक है। तो अगर मैंने किसी शेयर होल्डर के कहने पे अगर प्राइस बढ़ाए हैं तो उसका कौन सा कारण हो सकता है, शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस, ठीक है। सातवां है एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। एक्सेस टू कैपिटल मार्केट क्या है, माना कोई ऐसी कंपनी है जिसकी कैपिटल मार्केट में बहुत बहुत अच्छी एक्सेस है, उसे 20 लाख चाहिए 20 लाख मिल जाते हैं, उसे 20 करोड़ चाहिए उसे 20 करोड़ मिल जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी कंपनी क्या करेगी, अपनी जो रिटेन अर्निंग है उसमें से पैसे नहीं खर्च करेगी, क्या समझे। ऐसी कंपनी जिसके लिए कैपिटल मार्केट खुला पड़ा है तो जाके वहाँ से पैसे ले लेगी। अब माना मैंने आपको पैसे दे रखे हैं 100 रुपये, ठीक है, और आप अपने 100 रुपये में से पार्टी देते हो अपने दोस्तों को। देखो मैं समझा रहा हूँ, जैसे डिविडेंड होगी पार्टी अपने दोस्तों को देना, तो आपकी जेब में है 100 रुपये और आप अपने दोस्तों को पार्टी देते हैं 100 रुपये में से। इन केस आपको लग रहा है कि आपके घर वाले तो आपको पैसे दे देंगे, है ना, तो आप तो वहाँ से अपने पैसे लेके वहाँ से उसको जहाँ पे आपको लगाना है वहाँ लगा दोगे, तो पर आप अपनी अर्निंग नहीं खर्च करोगे जब आपके पेरेंट्स आपको पैसे दे रहे होंगे तो, है ना। तो यही केस कंपनी भी करती है। अगर कंपनी को लगता है कैपिटल मार्केट से पैसे मिल तो रहे हैं तो फिर छोड़ो ना, डिविडेंड तो उसी रेट पे देते हैं, तो इससे फिर डिविडेंड का रेट वहाँ पे घटता नहीं है। तो अगर कैपिटल मार्केट का किसी के पास अच्छा एक्सेस है तो डिविडेंड भी ज़्यादा कर देगी, ठीक है।
एट्थ आते हैं स्टॉक मार्केट के रिएक्शन पे। अगर कोई कंपनी डिविडेंड का रेट बढ़ाती है ना, तो फिर लोग देखते हैं ये कंपनी बड़ा अच्छा डिविडेंड दे रही है, डिविडेंड अच्छा दे रही है, तो लोग उसकी डिमांड ज़्यादा करते हैं उस शेयर की। फिर जब उस शेयर की डिमांड ज़्यादा होती है तो प्राइस बढ़ जाते हैं। देखो, आपको रट्टाफिकेशन नहीं करनी है कि हाँ भाई इंक्रीजिंग डिविडेंड तो इंक्रीज़ कर देता है मार्केट प्राइस ऑफ शेयर को। आपको समझना है वो रिलेट किस तरह से हो रहा है फंक्शन से। तो अभी हमने क्या पढ़ा, जैसे जैसे कंपनी डिविडेंड का रेट बढ़ाती है तो वैसे वैसे लोग क्या करते हैं, बताओ। हाँ, तो लोग क्या करते हैं, लोग भी शेयर को देखते हैं कि हाँ यार इस शेयर की तो डिमांड अच्छी खासी मार्केट में, तो लोग अपना डिमांड बढ़ाते हैं। और डिमांड बढ़ाते हैं तो एज अ डिमांड और सप्लाई का कर्व से तो हमें पता है, अगर डिमांड बढ़ रही किसी चीज़ की, हर किसी को चाहिए, हर किसी को चाहिए, तो उसके प्राइस भी अपने आप ही बढ़ जाते हैं। तो यही कारण है कि अगर स्टॉक मार्केट के रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। और नाइन्थ है लीगल कंस्ट्रेंट्स। लीगल कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, कई बार डिविडेंड इशू करने में ना कुछ कानूनी जो प्रावधान है हमारे जो 2013 में आए हैं कंपनीज एक्ट में, उसे लागू कर दिया जाता है। तो उस केस में फिर डिविडेंड में जो होता है वो हमारे जो लीगल कंस्ट्रेंट बन रखे हैं ना, उसके अकॉर्डिंग हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। फिर आता है कॉन्ट्रेक्चुअल कंस्ट्रेंट। इसके बाद तो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, पर पहले सबसे पहले मैं आपको बाय डेफिनेशन 10 के 10 पॉइंट समझाने वाला हूँ, ठीक है। ये मैंने आपको एक ब्रीफ दिया था कि आप समझ लो, अच्छा हम ये पढ़ने वाले हैं अभी। तो अभी से क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन करने में बड़ा मजा आएगा, ठीक है। तो 10th है हमारा कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट। कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट में क्या होता है, कई बार ना कंपनी ना बाहर से बैंक वैंक से लोन लेती है, तो बैंक ये एग्रीमेंट कर देता है, भाई देखो सुनो, अब तुमने हमसे लोन लिया, तुम्हें हमारा इंटरेस्ट देना होगा, तो एक काम करना, तुम डिविडेंड मत देना। माना तुम हर साल 1 लाख रुपये डिविडेंड दे रहे हो हर महीने, तो उससे बढ़िया हमें दे देना भाई। तो इसलिए वो कुछ ना कुछ एग्रीमेंट कर लेते हैं। फिर कंपनी भी हाँ कर देती है, चलो ठीक है, तो बस तुम मुझे लोन दे दो, मैं डिविडेंड नहीं दूंगा, सबसे पहले तुम्हारा लोन चुकाऊंगा। तो उससे कहते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल कंस्ट्रेंट्स। हम समझेंगे इसको इनकी डेफिनेशन के द्वारा। रिजल्ट वही आने वाला है, बस मैं आपको बस समझा दे रहा हूँ कि आपको तसल्ली हो जाए। तो सबसे पहला हमने पॉइंट पढ़ा था अमाउंट ऑफ अर्निंग। एक बार आप रिकैप करो कि हमने यहाँ क्या क्या पढ़ा था, वैसे मैं पढ़ाने जा रहा हूँ यहाँ पे। तो देखो, लिखा हुआ है डिविडेंड्स आर पेड आउट ऑफ करंट एंड पास्ट अर्निंग्स। डिविडेंड कहाँ से जाती है, हमारी प्रॉफिट में से, जो अर्निंग हमारी पास्ट और करंट ईयर की। देयरफॉर अर्निंग इज़ अ मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ द डिविडेंड डिसीजन। इसलिए सबसे बड़ा व्याख्या कौन है डिविडेंड बताने का, अर्निंग। अर्निंग ज़्यादा डिविडेंड ज़्यादा, अर्निंग कम डिविडेंड कम, ठीक है। सेकंड पॉइंट है स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। ये नोट्स बहुत ही छोटे छोटे हैं, तो अगर आप इसको प्रेफर करो एग्जाम में लिखो तो आप फुल मार्क्स गेट कर सकते हो आसानी से, आपको रटना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। और सेकंड हमारा अ कंपनी हैविंग स्टेबल अर्निंग इज इन अ पोजीशन टू डिक्लेयर हाई डिविडेंड। मैंने क्या कहा था, अगर उस बंदे को लग रहा है मैं हर साल 20 लाख रुपये कमा तो रहा हूँ, तो उसके लिए 1 लाख रुपये देना क्या है, वो डिविडेंड दे जा करेगा अपनी। पर उसको लग रहा है हर साल तो 1 लाख रुपये कमाता हूँ, 1 लाख रुपये कमाता हूँ, इस साल 20 लाख रुपये कमाए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि डिविडेंड भर दूँ मैं, नहीं, वो स्टेबल रखेगा डिविडेंड को, ठीक है। क्या पता खाली उसे करंट ईयर के लिए प्रॉफिट हो, नेक्स्ट ईयर उससे प्रॉफिट ना हो, वापस उसका कंपनी उसी लाइन पे आ जाए, ये होता है। फिर थर्ड पढ़ते हैं स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड में क्या रखा हुआ है, देखो, कंपनी जनरली फॉलो अ पॉलिसी। कैसी पॉलिसी फॉलो करती है, इसमें डिविडेंड को स्टेबल रखती है। ऑफ स्टेबल डिविडेंड पर शेयर, वही बात कह रहा है कि डिविडेंड को क्या रखती है, स्टेबल रखती है। द इंक्रीज इन डिविडेंड इज मेड ओनली व्हेन द अर्निंग पोटेंशियल इंक्रीज। डिविडेंड कब बढ़ाया जाएगा, जब उन्हें लगेगा कि हाँ अब इस साल से तो हम अर्निंग करने ही वाले हैं। जैसे अगर कोई अभी इस टाइम समझ लो इलेक्ट्रिक मोटर बाइक कंपनी है, तो वो कंपनी इस टाइम डिविडेंड कम दे रही होगी, पर मान लो आने वाले 5 सालों में जब उसकी ग्रोथ बढ़ेगी, तो वो समझ जाएगी, कंपनी अपने आप समझ जाएगी कि अब लोग पेट्रोल गाड़ियों को छोड़ के इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ लेने वाले हैं। तो अगर उसे लग रहा है कि हाँ मेरा अर्निंग पोटेंशियल बढ़ने वाला है, तब वो क्या करेगी, इंक्रीज़ कर देगी, ठीक है ना, डिविडेंड के रेट को। फोर्थ है कैश फ्लो पोजीशन। अ गुड कैश फ्लो पोजीशन इज़ नेसेसरी फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। अगर आप डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं तो आप पहले अपना कैश फ्लो देख लें कि आप पे क्या वैसे वैसे अमाउंट आए हैं या नहीं आए हैं। अगर आपको लग रहा है यार अमाउंट तो सफिशिएंट नहीं आ रहे मेरे पास, ये मेरे खुद के खर्चे नहीं निकल रहे, तो मैं डिविडेंड क्यों दूँ, ठीक है, तो आप उस केस में नहीं दोगे। फिफ्थ है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़। इफ़ अ कंपनी हैज़ गुड ग्रोथ, अगर कंपनी की बहुत अच्छी ग्रोथ है, तो अपॉर्चुनिटी है कि मतलब हम ग्रोथ करेंगे, इस तरह करेंगे, उनका पूरा अच्छा खासा स्ट्रक्चर प्लान है, तो इट पे आउट लेस डिविडेंड एंड रिटेन मोर प्रॉफिट टू इन्वेस्ट इन न्यू प्रोजेक्ट। सेम बात कही है जो अभी हमने समझी थी, क्या बात इसने कही है, तो अगर उसका मतलब अच्छा खासा कुछ ग्रोथ प्रोस्पेक्टस है या कुछ ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ है उसकी, तो वो क्या करेगी, लेस डिविडेंड देगी और जो बचा हुआ अमाउंट होगा उसको इन्वेस्ट कर देगी न्यू प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। सिक्स आता है शेयर होल्डर प्रेफरेंस। शेयर होल्डर प्रेफरेंस इज केप्ट इन माइंड, हमेशा ध्यान में रखा जाता है द मैनेजमेंट बिफोर डिक्लेयरिंग डिविडेंड, क्योंकि सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है कि हमारा कंज्यूमर हमारा शेयर होल्डर सेटिस्फाई होना चाहिए। सेवन्थ है हमारा एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। लार्ज कंपनीज कैन रेज फंड ईजिली फ्रॉम द कैपिटल मार्केट टू इन्वेस्ट इन न्यू प्रोजेक्ट्स सो दे कैन पे हाइयर डिविडेंड, ठीक है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं ना, वो रेज कर सकती हैं फंड कहाँ से, ईजिली फ्रॉम द कैपिटल मार्केट।
तो अगर उन्हें कैपिटल मार्केट से पैसा मिल जा रहा है तो अपनी जेब से क्यों निकाले पैसा, जो अपनी जेब में पैसा बचा रखा है उससे अपने दोस्तों को पार्टी दे देंगी, मतलब अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड दे देंगी। ठीक है। स्टॉक मार्केट रिएक्शन, इसमें बोल रखा है स्टॉक मार्केट रिएक्शन पढ़ते हैं तो इसमें लिख रखा है इंक्रीज इन डिविडेंड, इंक्रीज द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इन द स्टॉक मार्केट। क्या समझे, जैसे ही इंक्रीज होता है डिविडेंड में तो वैसे ही इंक्रीज हो जाता है मार्केट प्राइस किसका, हमारे शेयर का इन द स्टॉक मार्केट। और इसका रीज़न मैंने आपको बता दिया है। आप बहुत सारे बच्चों से पूछ लेना, उन्हें रीज़न नहीं पता होता। आप पूछना भाई अगर मैं डिविडेंड दे रहा हूँ तो शेयर कैसे बढ़ेगा, तो उन पर एक अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। पर अगर आपने पढ़ लिया तो आप समझा सकते हैं कि अगर हम डिविडेंड बढ़ाते हैं तो जो हमारी बैलेंस शीट हमारा चार्ट है वो दिखाता है कि हाँ भाई कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड दे रही है। फिर लोग उसकी तरफ आकर्षक होते हैं, वो भी शेयर लेते हैं कि इसका शेयर लो, अच्छा खासा डिविडेंड दे रही है। ठीक है। तुम्हारे सामने दो कंपनी है, एक कंपनी है बी कंपनी है, तुमने बी कंपनी की हिस्ट्री उठा के देखी तो देख रहे हो यार हर साल तो 500 डिविडेंड दे रही है। आपने बी कंपनी को उठा के देखी वो तो 100 रुपये दे रही है। आप बताओ किस में इन्वेस्ट करोगे। आप अगर मैं शेयर तो उसी का लूँगा एक ही जो मेरे को 500 हर साल दे रही है। अब उसकी डिमांड बढ़ेगी, आपकी तरफ 20-30 लोग हो जाएंगे, 20-30 लोग और आ जाएंगे डिमांड पे, और डिमांड जब 20-30 लोग करेंगे तो उसके भाव बढ़ जाएंगे, वो अपने प्राइस बढ़ा लेगा। समझ गए, ये होता है इसके पीछे का। 9th पढ़ते हैं, वो है लीगल कॉन्स्टेंट। लिखा है सर्टेन प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट, कुछ सारे बहुत सारे ऐसे प्रोविजन हैं छोटे मोटे, मतलब जो कंपनी एक्ट में हैं, छोटे मोटे तो नहीं कह सकते, कंपनी में बहुत बड़ा एक्ट है। और जो प्लेस करता है रिस्ट्रिक्शन को ऑन पे आउट एज डिविडेंड, जब हम पे आउट करते हैं डिविडेंड को तो उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाता है, तो कई बार उन्हें भी मद्देनजर रखा जाता है। 10th है कॉन्ट्रेक्चुअल कंस्ट्रेंट, वाइल ग्रांटिंग लोन्स टू अ कंपनी समटाइम्स बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में इम्पोज सर्टेन रिस्ट्रिक्शन ऑन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन फ्यूचर। क्या इन्होंने कहा कि कभी कोई क्या होता है जब कंपनी लोन ले रही होती है किसी बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो वो कुछ सर्टेन रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर देते हैं ऑन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन फ्यूचर, कि फ्यूचर में आप डिविडेंड नहीं दोगे। अब हम चाहते हैं अपने क्वेश्चनों पे, तो आप रेडी हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, किसी को तो भला करो। ठीक है। और अब इस चैनल पे हम MCQ, हाउ टू राइटिंग प्रैक्टिस से लेके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पास्ट ईयर क्वेश्चन सब करने वाले हैं। तो अगर आप सब्सक्राइब कर लो, और हम इस पर डेली कंसिस्टेंसी से सुबह आपको 9 बजे वीडियो मिल जाएगी और रात को आपको 10 बजे वीडियो मिल जाएगी इस चैनल पे। ठीक है। तो आपकी प्रिपरेशन में आप 4 चांद लगा सकते हैं। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 कर लिया था हमने, क्वेश्चन 4 हमने कर लिया था, क्वेश्चन 5 हमने कर लिया था। अब करते हैं धमाका क्वेश्चन नंबर 6। क्या रखा है कैपिटल बजटिंग डिसीजन। सबसे पहले देखो मैं आपको क्वेश्चन ही करूँगा, आपको क्वेश्चन से मैं क्या करूँगा वापस कॉन्सेप्ट ले जाऊँगा और कॉन्सेप्ट आपके धीरे धीरे और मजबूत कर दूँगा। ठीक है ना। इससे हमसे पूछा हुआ है कि चलो क्वेश्चन मैं यहाँ तक ले आता हूँ। हाँ अब आप पढ़ो। ये रखा है कैपिटल बजटिंग डिसीजन अ वेरी क्रूशियल फॉर एनी बिजनेस बिकॉज। अब इसका रीज़न क्यों होता है, बोल रखा है कि जो कैपिटल बजटिंग डिसीजन होता है ना, जो हमको दोज डिसीजन विच आर कैपिटल बजटिंग डिसीजन आर वेरी crucial for any business because। तो यहाँ पे हमें कह रहा है क्यों, तो इसका कारण हम बताएंगे। भाई देखो, अगर हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन क्या होता है पहले बताता हूँ आपको। कैपिटल बजटिंग डिसीजन एक पार्ट है किसका, इन्वेस्टमेंट डिसीजन का। ये क्लियर, कैपिटल बजटिंग डिसीजन एक पार्ट है इन्वेस्टमेंट डिसीजन का। तो दूसरा पार्ट कौन सा होगा, वर्किंग कैपिटल डिसीजन। कैपिटल बजटिंग डिसीजन को हम क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म पे जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कहते हैं लॉन्ग टर्म एसेट में इन्वेस्टमेंट करना ही कैपिटल बजटिंग डिसीजन कहलाता है। तो ये सबसे क्रूशियल पार्ट क्यों माना जाता है, देखो भाई ये हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को भी अफेक्ट करता है बिजनेस की। क्यों, माने एक बिजनेस उस पर 20 लाख रुपया, उसने 15 लाख रुपये एक बिल्डिंग में लगा दिए। अब बिल्डिंग ये तो है नहीं कि एक दिन में बन के तैयार हो जाएगी, अब बिल्डिंग बनेगी 10-15 साल, उसमें अलग खर्चे जाएंगे। ठीक है। तो कहीं ना एक बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, उसके बाद भी ये ना चले तो ये कंपनी के लिए सोचना बड़ा मुश्किल होता है कि हम कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, कि यार मशीन आना हमारे बेनिफिशियल होगा नहीं होगा। तो वो बड़ा सोच समझ के करती हैं, यार एक और जगह हम डिपार्टमेंट खोल ले, क्या होता है वो डिपार्टमेंट इस डिपार्टमेंट की तरह ग्रो ना करे। ठीक है। तो अब पढ़ते हैं, देखो इसका आंसर 6 मैंने एक्सप्लेन रखा बहुत छोटे वर्ड में। दे अफेक्ट द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस इन द लॉन्ग रन, द साइज ऑफ असेट्स, द प्रॉफिटेबिलिटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस आर ऑल अफेक्टेड बाय द कैपिटल बजटिंग डिसीजन। इसने क्या रखा है कि सबसे पहले हमारी अर्निंग कैपेसिटी को हिला देता है भाई। क्यों, बिल्डिंग बन रहा है तो क्या आप उसमें और खर्चे नहीं होते, मजदूर आ रहे हैं, डेली के लेबर आ रहे हैं, उस पर आपके और खर्चे जाएंगे। उस यहाँ पे लिखा है द साइज ऑफ असेट, द प्रॉफिटेबिलिटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस आर ऑल अफेक्टेड बाय द कैपिटल। अब इसको पॉजिटिव वे में लेते हैं, माना कि आपका चल गया,
10 साल बाद आपने बिल्डिंग खोला पर आपका चल गया। अब उसके पास आके बहुत सारी जैसे डोमिनोज जैसी कंपनी, जोमेटो जैसी कंपनी उसके पास आके इस स्टेबल हो गई हैं, ठीक है ना, और सिचुएटेड हो गई हैं, उन्होंने अपने अच्छे खासे पेटेंट ले रखे हैं। तो आपकी कहीं ना कहीं बिल्डिंग की ना वैल्यू बढ़ जाएगी, तो आप अच्छा खासा कमा सकते हैं। तो आप किसी को भी प्रॉफिट में धक्का दे सकते हैं और आप अच्छा खासा कॉम्पिटिशन पास कर सकते हैं। पर इन केस अगर नेगेटिव वे में लें तो ये आपके लिए दोनों ही आपकी प्रॉफिट को बिल्कुल लो कर देगा और आपकी कॉम्पिटिटिवनेस में आप सबसे ज़्यादा पछड़ जाओगे, ठीक है, ये होता है। अब पढ़ते साथ में, देखो लिख रखा है कैपिटल बस्टिंग डिसीजन नीड्स टू बी टेकन विद अटमोस्ट केयर, बिकॉज बहुत ज़्यादा केयरफुल लेके हम इस चीज़ को करते हैं। क्यों करते हैं भाई? देखो आंसर सबका मिला जुला के वही रहेगा, पर आपको बार बार समझाया इसलिए जा रहा है, आंसर आपको हल्का बहुत तो अलग मिलेगा। तो इस जगह इस क्वेश्चन में आंसर हमने कैसे एक्सप्लेन कर रखा है, हमने लिख रखा है दिस इन्वॉल्व ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। मैंने कहा था ना 20 लाख तो आपका 10-15 लाख रुपये बिजनेस में चले जाते हैं, ऐसे थोड़ा एक सेटअप खुल जाता है। आर इरिवर्सिबल एक्सेप्ट एट अ ह्यूज कॉस्ट, ठीक है। ये अगर आप इसको सोचो ना, चलो मैं बिल्डिंग को बेच दूंगा, तो ये बात याद रखना, मैंने उस वीडियो में समझाई थी ये बात कि अगर हम आप एक न्यू ब्रांडेड कार ले लो और बस उसको आप शोरूम से बाहर लेके आ जाओ, उसके बाद किसी भी जनरल पब्लिक से पूछो भाई इसकी वैल्यू आपको दोगे मेरे को, वो मार्केट वैल्यू से आपको सीधा 5-10 लाख रुपये कम में बताएगा कि भाई मैं इतने में लूँगा। है तो सेकंड हैंड ही, फर्स्ट हैंड में तो आपके आइए मेरे हाथ में थोड़ा, ये फर्स्ट हैंड में ऑनरशिप तो पहले आपके हाथ में थी, अब मेरे सेकंड ऑनरशिप मेरे हाथ में आएगी, तो कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू बहुत गिर जाती है। तो अगर इसको हम इरिवर्सिबल भी होगा ना, मतलब इसको वापस ले लेंगे, तो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 8, वाइल टेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन, देखो वही उसी की बात कर रहा है, किसकी? कैपिटल बस्टिंग की। कह रहा है वाइल टेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन इफ़ देयर इज़ ओनली वन प्रोजेक्ट इट्स वायबिलिटी इज़ असेस्ड। क्या कह रहा है कि अगर जो हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन है तो हमें ऐसा क्या देखेंगे कि खाली हमारे पास अगर एक ही चीज़ है। अब देखो मैंने कहा कि आपके पास सिर्फ एक बिजनेस है, अब आपको उसमें इन्वेस्ट करना है, तो आप क्या देखोगे? आप तो बहुत सारी चीज़ें देखोगे, पर मेन चीज़ देखोगे आप उससे कैश फ्लो क्या है, रेट ऑफ रिटर्न क्या है उसका, उस बिज़नेस से रेट ऑफ रिटर्न आपको क्या मिलने वाला है, क्योंकि आपके हाथ में एक ही बिज़नेस है। आपके घर वालों ने आपको 50,000 रुपये दिए और आप पे एक ही बिज़नेस आइडिया है, तो अब आप ये ज़रूर देखोगे कि हाँ भाई इसका रेट ऑफ रिटर्न मुझे क्या मिलने वाला है। तो इसका आंसर क्या होगा? इन टर्म्स ऑफ द रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट। अगर इस टर्म की बात करें तो हम इसमें क्या देखेंगे? रेट ऑफ द रिटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट देखेंगे, अगर आप सिर्फ एक प्रोजेक्ट है और आपको उसी में पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो। क्वेश्चन 9, द साइज ऑफ असेट्स, द प्रॉफिटेबिलिटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस, किसकी बात कर रहा है ये समझ जाना, कैपिटल बस्टिंग की बात कर रहा है। आर अफेक्टेड बाय वन ऑफ द फाइनेंशियल डिसीजन, द डिसीजन इन्वॉल्व विद रेफरेंस टू द गिवन। मैंने आपको आंसर पहले बता दिया, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन या इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन है, ठीक है ना। और क्वेश्चन 10, द डिसीजन इन्वॉल्व इन लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट लाइन और ओपनिंग ऑफ अ न्यू ब्रांच। इसको न्यू ब्रांच खोलना का छोटे टर्म के लिए होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है, और लॉन्ग टर्म में जितनी भी चीज़ें हम इन्वेस्ट करते हैं हम उसे डाल देते हैं कैपिटल बजटिंग में डिसीजन में या इन्वेस्टमेंट डिसीजन में। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या है? हमने इन्वेस्टमेंट और कैपिटल बजटिंग डिसीजन लिख रखा है, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमें दिया हुआ है द डिसीजन इन्वॉल्व्ड इन एक्सपेंडिचर्स ऑन एडवर्टाइजिंग कंपेन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इज कॉल्ड। क्या रखा है? ऐसा डिसीजन बताओ जिसमें एक्सपेंडिचर हमारा एडवर्टाइज करवाने में, कंपेन एडवर्टाइज के कंपेन में और रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोग्राम में होता है। तो इसका आंसर आपको भी सेम इसी तरह एक्सप्लेन करना है जैसे हमने कर रखा है, इन्वेस्टमेंट और कैपिटल बजटिंग डिसीजन। कन्फ्यूज़ हुए? क्यों होना चाहिए भाई कन्फ्यूज़ आपको? अगर आप एक और डेवलपमेंट प्रोग्राम करवा रहे हैं, उस पर आपका खर्चा होगा, तो ये सब क्या खर्चे हमारे किस में आते हैं? कैपिटल बजटिंग डिसीजन में होते हैं। अगर आपने कोई ऐड करवाई तो आप देखो टीवी में ऐड कितने सालों सालों तक आती रहती है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए लॉन्ग टर्म के लिए खर्चा होता है ना ये, तो इसलिए। 12th है द फाइनेंशियल डिसीजन विच विल हेल्प अ बिजनेस मैन इन ओपनिंग अ न्यू ब्रांच। न्यू ब्रांच का नाम आता है, वो क्या याद रखना है? कैपिटल बजटिंग डिसीजन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। द डिसीजन इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट विच इन्फ्लुएंसेस द ओवरऑल बिजनेस रिस्क कॉम्प्लेक्शन ऑफ द फर्म इज कॉल्ड। ठीक है, कह रहा है ऐसा डिसीजन बताओ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो इन्फ्लुएंस करता है ओवरऑल बिजनेस रिस्क। भाई अगर पूरे बिजनेस में रिस्क ले रहे हो तुम्हारे पूरे पैसे कहीं के पैसे डाल दिए तो पक्की बात आपने इन्वेस्टमेंट कहीं गलत जगह कर रखी होगी, तो वापस क्या है? वो कैपिटल बजटिंग डिसीजन है, ठीक है। अगला यहाँ पे दे रखा है हमें द डिसीजन इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट विच अफेक्ट द ग्रोथ। भाई ग्रोथ प्रॉफिटेबिलिटी और इसको कौन करता है? वापस कैपिटल बजटिंग डिसीजन। देख लो मैंने आपको इससे रिलेटेड 7 क्वेश्चन करवा दिए, सातों के आंसर सेम आ रहे हैं, पर क्वेश्चन हर बार अलग पूछ रहा है, ठीक है। ऐड की बात करें तो भी आपको क्या करना है? क्या करना है? हाँ सही बता रहे हो, कैपिटल बजटिंग डिसीजन ही लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन 15, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज यूज ऑफ डेट
ऑन द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या रखा है, क्या इफेक्ट पड़ता है अगर हम डेट बढ़ा रहे हैं तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे। तो हम यहाँ पे क्या होगा, हमारा रिस्क बढ़ जाता है पहली बात तो। ठीक है, लिख रखा है इंक्रीज यूज ऑफ डेट इज लाइकली टू लोअर द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल फंड ऑफ दैम। क्या क्या रखा है इसने कि डेट लेना सबसे कम खर्चीला होता है। इक्विटी अगर आप किसी को दे रहे हो तो पक्की बात है आप उसको अपना मालिकाना हक भी दे रहे हो साथ साथ, तो आपके लिए कहीं ना कहीं ज़्यादा लॉस बियरिंग हो जाएगा। पर सबसे सस्ता कौन सा होता है हमारे लिए, डेप्ट इश्यू करना सबसे सस्ता होता है। उसके बाद क्या है, नेम द डिसीजन इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट विच डिटरमाइन द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड द फाइनेंशियल रिस्क ऑफ द एंटरप्राइजेस। अब बताओ अपने आपसे क्या गैस करोगे, देख लो आप गैस करो, उसका आंसर देखते हैं। आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो, दोबारा से लिख रखा है नेम बताओ उस डिसीजन का जो हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं जिससे कि डिटरमाइन होता है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सारी हमारी कैपिटल कॉस्ट और फाइनेंशियल रिस्क ऑफ द एंटरप्राइजेस। भाई फाइनेंसिंग डिसीजन है, कितने बच्चे अपने मन में सोचे थे कैपिटल डिसीजन, अब मैं समझता हूँ इसका फाइनेंसिंग डिसीजन क्या है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मैंने कहा था ना प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड कहाँ से लाते हैं, या तो डेप्ट या तो इक्विटी। अब जो पैसे मालिक लगाता है उसे कैपिटल कहते हैं। कभी आपने सोचा है इन्वेस्टमेंट में और कैपिटल में क्या डिफरेंस है। भाई पैसे तो दोनों में लगाए जा रहे हैं ना, तो इसका डिफरेंस ये है कि अगर मालिक पैसे लगा रहा है, इफ़ money is invested by the owner then we will call them a capital, but when the money is invested by the outsider by the motive of profit only then we can say that it is a investment। ठीक है, अगर मालिक पैसे लगा रहा है तो कैपिटल, कोई और बंदा लगा रहा है तो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कौन फिट करेगा हमारी, तो फाइनेंस की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं, द सोर्स ऑफ फाइनेंस कैरिंग टू फिक्स्ड ऑब्लिगेशन विद इंटरेस्ट एंड रिडेम्पशन इज। ठीक है, तो क्या क्या बताओ फाइनेंस का वो कैश जो दो चीज़ें में देना पड़ता है, उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता है, उसका रिडेम्पशन भी कर सकते हैं। तो भाई देखो अब आप कंफ्यूज हो गए, मैं आपको देखो दोबारा बता रहा हूँ, हमारे पास दो ऑप्शन है पैसा लाने का, इन्वेस्टमेंट वो सॉरी फाइनेंस के कौन कौन से, डेप्ट और इक्विटी। डेट पे इंटरेस्ट देना पड़ता है, इक्विटी पे डिविडेंड देना पड़ता है। यहाँ पे बात किसी करी गई है, इंटरेस्ट की, तो क्या किस आंसर क्या होगा, डेट। ठीक है, इसको डेट पढ़ते, कुछ बच्चे डेप्ट पढ़ते हैं वो गलत पढ़ते हैं, ठीक है ना, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है डेट। 18th क्वेश्चन, व्हाट डज अ हायर बिजनेस रिस्क इंडिकेट। अगर हायर बिजनेस रिस्क क्या इंडिकेट करता है, तो वो ग्रोथ, हमारी हायर ग्रोथ भी इंडिकेट करता है। ठीक है ना, हायर बिजनेस रिस्क मीन्स हायर फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट लाइक बिल्डिंग रेंट सैलरीज एटसेट्रा विच इंडिकेट दैट कंपनी कैपेसिटी टू यूज डेट इज़ लोअर। यहाँ पे क्या होता है, देखो जो मैंने आपको बताया, आप सोचेंगे कि आंसर तो मैच नहीं हुआ, पर मैं आपको एक चीज़ समझाया, अगर कोई बंदा हाई रिस्क लेके उतरा ना मार्केट में, तो पक्की बात है उसको होने वाला प्रॉफिट भी हाई होगा। ठीक है, जो मुश्किलों से डर गया तो फिर वो तो इतना नहीं गेन कर पाता, पर जिसने हाई रिस्क ले रखा है, चलो हमें लगा देते हैं भाई इलेक्ट्रिक बाइक की पूरी अच्छी खासी मैं फर्म बनाता हूँ, वो लगाता हूँ, तो पक्की बात अगर ग्रो होगा तो उसका तगड़ा ग्रो होगा और किसी के मुताबिक। पर यहाँ पे जो इसने एक्सप्लेन कर रखा हुआ है, आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे करके जो बिजनेस का हाई का मीनिंग होता है वो क्या होता है कि उसकी हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट जा रही है, वो भी फिक्स्ड ऑपरेटिंग हो, जैसे बिल्डिंग रेंट सैलरी एटसेट्रा। इस केस में वो डेप्ट इशू नहीं करेगा। क्यों, इसके केस में डेट इशू करने पे क्या होगा भाई, देखो उसके पल्ले बिल्डिंग रेंट जा ही रही है, सैलरी जा ही रही है, इंटरेस्ट और जुड़ जाएगा, है ना। पर तो फिर आप कहोगे तो सर हमें तो ऐसे उसको भी देना पड़ेगा पैसा, किसको, डिविडेंड वालों को। पर याद रखना डिविडेंड वालों को पैसा कब मिलता है, जब हमें प्रॉफिट हो, पर हमें इन्हें हर साल प्रॉफिट देना पड़ेगा, जो इनका कूपन रेट होता है। कूपन रेट किसे कहते हैं, तो जो भी डिवेंचर के आगे या लिखा होता है 9% डिवेंचर, वो उसका कूपन रेट होता है। ठीक है, 19th क्वेश्चन पे आते हैं, द डिसीजन इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट विच शुड बी टेकन कीपिंग इन व्यू द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर वेल्थ इज। कौन सा डिसीजन होता है जो मतलब कि हमारे ऑब्जेक्टिव किसको लेकर चलते हैं कि शेयर होल्डर का वेल्थ मैक्सिमाइज हो। पहले आप गेस करो क्या हो सकता है, नहीं बता, देखो डिविडेंड डिसीजन। ठीक है, क्या कर रखा है इसने यहाँ पे, क्या रखा है कि द डिसीजन इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट विच शुड बी। देखो जैसे मैं क्वेश्चन लाऊँ ना, तो आप उसको वीडियो को पॉज करो और अपने आप से आंसर देखो, और फिर जब मैं आपके सामने आंसर एक्सपोज करूँ तब आप अपने आंसर में देखो, अपनी गलती देखो कि आपने किस पॉइंट को किस नज़रिए से समझा था। कई बार होता है हम किसी पॉइंट को किसी और नज़रिए से समझ लेते हैं और उसी नज़रिए से हम आंसर बनाते रहते हैं हर जगह, तो आपको अपना नज़रिया भी देखना है। यहाँ पे रखा है विच डिसीजन इन फाइनेंशियल मार्केट विच शुड बी टेकन कीपिंग इन व्यू द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर वेल्थ। अब इसने देखो विच द डिसीजन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 3 डिसीजन में से किसी डिसीजन की बात कर रहा है, तो हमें याद आना चाहिए कि सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर वेल्थ होता है। और कैसे होगा, जब हम मार्केट प्राइस बढ़ाएंगे किसके, शेयर के। और मार्केट प्राइस कैसे बढ़ता है, शेयर का,
जब हम डिविडेंड ज़्यादा करते हैं। ये बात मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि मार्केट प्राइस शेयर का कब बढ़ता है, जब हम डिविडेंड ज़्यादा करते हैं। तो बात इससे उसका आंसर बना हुआ है। इसलिए मैं करता हूँ हर पॉइंट को, आप चाहे वापस वीडियो देखो, 2 बार वीडियो देखो, पर हर पॉइंट को समझ लेना, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। बस आप क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही कन्फ्यूज़ होते रहेंगे। कुछ बच्चे यहाँ पे बहुत दिमागदार होंगे, वो कहेंगे अच्छा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिसीजन है, वो तीनों लिख के आ जाएंगे। तो कि पर यहाँ पे इसने बोला डिसीजन बताना है कोई एक जो उसमें से हो, वही डिसीजन। क्वेश्चन 20, Avik is the finance manager of Mars Limited. In the current year, the company earned high profit. देखो, उसने सिर्फ इस साल हाई प्रॉफिट कमाई कंपनी है। However, हालांकि Avik thinks that it is better to declare small dividend. उसने सही सोचा है कि हाँ भाई मैं पर डिविडेंड कैसा करूँगा, स्मॉल ही डिविडेंड इशू करूँगा, बाकी जो पैसा हाई प्रॉफिट आया ना उसको अपने बिजनेस में कहीं ना कहीं ग्रो करूँगा कि मेरे को हर साल ऐसा है, करंट ईयर में ना है, सिर्फ हर साल आता रहे प्रॉफिट। एज ही इज अनश्योर अबाउट द अर्निंग पोटेंशियल ऑफ द कंपनी इन द कमिंग ईयर। जो बात मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ सेम सारी बातें वही हैं, ठीक है। बस अगर आपने समझाओ पॉइंट को, तो मैंने आपको पहले बता दिया वो क्यों कम कर रहा है, क्योंकि वो आने वाले सालों के बारे में सोच रहा है। अ विच चॉइस ऑफ डिविडेंड डिसीजन इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फैक्टर दैट अफेक्ट इट। तो वो कौन सा फैक्टर है इसका, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। उसने डिविडेंड कैसे रख रखा है, स्टेबल रख रखा है, ये नहीं कि लालच से प्रॉफिट है तो डिविडेंड भी बढ़ा दिया, वो काम उसने नहीं फॉलो किया है, ठीक है ना। और जो बच्चे सोच रहे हैं तो MCQ है, तो ये गलत है। MCQ में सोचना है MCQ है, यहीं तक क्वेश्चन 20 आज मैं करवाऊँगा। ये MCQ कतई नहीं है, ठीक है। आपको ऐसे ही केस स्टडी दी जाएंगी, सॉरी, ठीक है, आपको ऐसे ही केस स्टडी दी जाएंगी और 2 नंबर में आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोलेगा। खाली यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं लिखा ना, मैंने यहाँ पे आंसर को एक्सप्लेन इसलिए नहीं किया क्योंकि बस मैं आपको समझा चुका हूँ सारी बातें पहले, वो आपको खुद ट्राई करना है, ठीक है। तो फिर आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अगर आपको इसके और क्वेश्चंस वाली वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं तो इसके पार्ट 3 लेके आएंगे जिसमें हम सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे। देखा, ये क्वेश्चन करने में मज़ा आया ना। आज हमने 15 क्वेश्चन किए और डिविडेंड डिसीजन के फैक्टर को भी समझा। तो चलो आज की वीडियो को एंड करते हैं। प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और दोस्तों के बीच में शेयर कर देना। वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।